उसके बाद में फिर मैं दोबारा गया तो बोला उनका रीडर बैठा हुआ था, वो सुनील यादव था। वो बोला कि वो तो G20 में लगे हुए हैं साहब, तो छुट्टी पे है वो। 1 महीना ऐसे घुमाते घुमाते रहे। फिर हमारे वकील साहब भी एक दिन गए तो वकील साहब को भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऑर्डर नहीं देंगे, ऑर्डर जब देंगे आपको जहाँ जाना है चले जाओ, जब आपका केस खत्म हो जाएगा, यानी 751 का जो है केस खत्म हो जाएगा, जब आपको ऑर्डर की कापी देंगे। उसके बाद में वकील साहब ने हाई कोर्ट में रीट लगाई। जब रीट लगाई, जब मुझे ऑर्डर की कापी दी उन्होंने, तो उसमें 10751 का कलंदर बंद रखा, तो मैं दिखा रखा था कि 26 तारीख को MCD दुकान सील करने आई इनकी, इन्होंने से झगड़ा करा, जबकि 26 तारीख को MCD की छुट्टी थी। तो कैसे आ गए? MCD छुट्टी की थी, MCD 4 सैटरडे था, MCD की छुट्टी थी और MCD मुझे लिख के दे भी चुकी है कि हम उस दिन गए नहीं हैं। मेरे पास लेटर में है लिखा हुआ, MCD का लेटर है मेरे पास। उसके बाद में अब हमारा कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है। दुकान इन्होंने मेरी सील करा दी उसी दिन। दुकान किस चीज़ की आपने? मेरी ऑफिस था प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, तो इन्होंने SHO साहब ने मुझे तो इधर लॉकअप में करा, उधर दुकान सील करा दी इलीगल तरीके से, जबकि MCD की छुट्टी थी। और थाने से ही उसको फ़ोन कर रहे थे, मुझे किसी सिपाही ने बताया, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने बताया कि ये JE को फ़ोन कर रहे थे, धरेंद्र को, जो जामिया नगर का JE है, उसको फ़ोन पर बातचीत चल रही थी, उसके जरिए इन्होंने सील कराई से राशि से दुकान, मुझे किसी वहीं के स्टाफ ने बताया। अब मेरा हाई कोर्ट में बेलदार के थ्रू, हाँ बेलदार के थ्रू, अब मेरा मामला चल रहा है MCD कोर्ट के अंदर। ये आदमी जो जिसका नाम ले रहा है राशिद, जी राशिद, वो क्यों परेशान कर रहा है आपको? राशिद तो मुझे क्या परेशान करेगा, अब तो उन्होंने जो कुछ करना था कर दिया, मैं जेल पहुँचवा दिया। वो मेरी आवाज़ को दबाना चाहता था, इसको जेल के अंदर पहुँचा के इसकी आवाज़ को दबा देंगे, मगर मैं दबाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना मैं गलत काम करता था, मैं डरता किसी से। अब थाने का मसला है, थाने पे मैंने ये देखा माहौल कि थाने में लीगल कार्रवाई की कोई सुनवाई नहीं है। ये यहाँ के जो थाने है ना, उफला के इनको मुखबर चला रहे हैं यहाँ के, और यहाँ के नेता चला रहे हैं सिर्फ। सही आदमी की कोई सुनवाई नहीं है थाने के अंदर, मैंने देखा है। और मुखबरों के जरिए पैसा वसूली होती है, राशि वसूली करके मुखबरों को दे रहा है, मुखबरों के जरिए थाने में जाता है पैसा। मैं खुल के कह रहा हूँ, बिल्कुल खुलेआम पैसा चल रहा है यहाँ पे। अगर आदमी ने अपने ईंट भी लगानी है ना, तो उसको पहले अपना ईंट लगाने के लिए पुलिस को पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, जब ईंट का इंतजाम करेगा। सर ये आरोप बहुत संगीन है, क्या इसके लिए आपके पास कोई एविडेंसेस हैं इस टाइप के आपके पास, जो आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस पे? पूरा इलाका जानता है, मगर जो बिल्डर मकान बना रहे हैं उनके गर्दन पे तलवार रखी हुई है, वो कंप्लेंट नहीं करते। कंप्लेंट करेंगे बिल्डिंग टूट जाएगी उनकी, मजबूर हैं लोग। सबकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है, पूरे एरिया की उगाई यही करता है। और जितने भी यहाँ पर ये सामाजिक, वो हमारे जो नुमाइंदे हैं सामाजिक, सबका इनके ऊपर हाथ है, समझे। और यही लोग कराते, अगर चाहें तो सब खत्म हो सकता है, मगर सब प्रशासन मिला हुआ है, ये मिले हुए सब मिलकर ये काम करा रहे हैं खुलेआम। मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि सामाजिक वाले भी ज्यादातर मिले हुए हैं। हाँ, सबने अपना अपना ग्रुप बना रखा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो अच्छे काम के लिए बनाए हुए हैं। अच्छे काम के नहीं है वो, जो है ना, सब आपस में मिले हुए हैं, सबने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं कि इस इलाके में केस डलेगा तो इसको ये सॉल्व कराएगा, इस इलाके में केस डलेगा तो इसको ये सॉल्व कराएगा। सबने अपने अपने इलाका बांट रखा है, पैसा सब वही करता है। राशि काम कराया इन्होंने, ये मालूम करो, शिवली कौन सा से काम करा, 2-4 काम कोई भी NGO जितने सब तो शक ही आप लोगों की तरफ से। हाँ, सब। और भी कंप्लेंट दी है आपने? इसकी कंप्लेंट मैंने फिर बाद में दी है, 28/10 को दी है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में दी है मैंने। ये एक बार कंप्लेंट की कॉपी दिखाइए कि आपने क्या दिया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दी है 28/10। किसके खिलाफ दी है? राशिद के खिलाफ, SHO के खिलाफ, जामिया नगर और SCM के खिलाफ। बहुत अच्छा किया। शहजाद साहब, अब लीगली क्या कार्रवाई करेंगे आप आगे? ये कंप्लीट हो जाए फिर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे कार्रवाई तो। और ये फिर 28/10 के बाद 20/2 को मैंने इसका रिमाइंडर भेजा है, तो कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर 16/7/24 को मैंने भेजा है, ये माइनॉरिटी कमिश्नर के वहीं है, विकास भवन। फिर 28/10 को मैंने इसका रिमाइंडर भेजा है, 28/10 वाली कंप्लेंट का, 20/2 वाली कंप्लेंट का। फिर ये 28/10 को भेजी है मैंने पब्लिक ग्रीवेंस कमिश्नर के वहाँ, हाँ ग्रीवेंस कमिश्नर के वहाँ, 28/10 को। अभी मुझे परसों फ्राइडे वाले दिन मुझे बुलाया था CBI हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ मेरे स्टेटमेंट दिए गए। एक बार सरेरा बिहार में बुलाया था मुझे PG सेल के अंदर, SI थे, बहरहाल नाम उनका जहन में नहीं है, उन्होंने भी मुझसे बयान लिए, बयान के ऊपर इसकी कार्रवाई चल रही है, जाँच चल रही है CBI के अंदर। तो साहब एक चीज़ बताइए, आपके इतना बड़ा क्या जुर्म कर दिया था आपने, जो आपको जेल भी इतने दिन जाना पड़ा और ये सब अर्जियां लगानी पड़ रही चारों तरफ आपको? इतना बड़ा क्या जुर्म कर दिया, आपको ऊपर क्या धाराएं लगा दी?
मेरे पास मुझे बंद करा था 107-51 में कि एमसीडी के साथ झगड़ा करा, जबकि एमसीडी की छुट्टी थी उस दिन, एमसीडी कोई नहीं आई। ये राशिद के खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट दी थी 6 जुलाई को, उसको आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ ये एक्शन लिया गया। भाई आपके खिलाफ जो एक्शन लिया गया तो कुछ तो लगाई होगी धारा वगैरह कि आपने मारा उन्हें, बता रहा हूँ, कलंदर आपने मुर्गा बनाया, आपने भगाया, आपने कुछ मारा या उनके कोई ब्लड निकला, ऐसा तो कुछ उन्होंने दिखाया होगा। 107-51 का कलंदर में बंद करा, उसमें ये दिखाया कि एमसीडी की दुकान सील करने आई थी, एमसीडी से झगड़ा करा, जबकि एमसीडी वहाँ पे छुट्टी थी, एमसीडी कोई नहीं आई और वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली सरकार के। उसी दिन से मैं कार्रवाई में लगा हुआ हूँ। अभी एक्शन आगे कार्रवाई चल रही है, जाँच चल रही है। सजद भाई, ये इसका फोटो है राशिद का। राशिद का नाम ले रहे हैं, इसके कोई और भी केसेस हैं आपके पास? पूरे एरिया के अंदर केसेस है। जी जी जी, ये हमारे जावेद अकबर साहब हैं। बात रखना, ये सारी सरकार एक्चुअली बेलदार के थ्रू इनसे भी वसूली हुई। बेलदार है ना, और एमसीडी जी पूरी एक माफिया है, माफिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ अभी, इसलिए आवाज़ थोड़ी बढ़ बोलनी तो पड़ेगी फिर भी। जी जी, ये माफिया है। एक ड्राफ्ट हो रहा है पिटीशन, फर्जी पिटीशन, और वकील भी मिला हुआ है और ग्रुप है स्टे माफियाओं का। वो फर्जी आदमी का उसमें आधार लगाकर और पिटीशन, ये रिट पिटीशन ड्राफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट में देने के लिए। एक वकील है, उससे डील कर रहे हैं कि जब पैसा वहाँ से मिलेगा तो 2 लाख रुपया हम तुमको देंगे, तुम ड्राफ्ट करो। ये ड्राफ्ट कॉपी अभी सबमिट नहीं हो रहा है हाई कोर्ट में, और उसकी कॉपी सबको मिल जा रही है, थाने में भी जा रही है। थाने का तो प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो बेलदार है उसके पास हमको दिखा रहा है वो मोबाइल पे। तो 20 जुलाई को ड्राफ्ट हो रहा है, पिटीशन ड्राफ्ट हुई, और 21 को शाम में मुझे भी एक कॉपी दिया जा रहा है क्योंकि मेरे नाम से है। वकील भेज रहा है मुझे, और सारे इन्वर्स में सबको एक पूरी राउटिंग हो रही है। इनका जो इन्वर्स है ना माफियाओं का, वो सबको जा रहा है। और दूसरे दिन सुबह कॉल आना शुरू हो जा रहा है। ये कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, ये चोर है, क्योंकि इनको डर है कि ये रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, ये मैं करूँगा रिकॉर्डिंग, न्यू नंबर से आएगा तो मेरे मोबाइल में, और अक्सर मोबाइलों में ऐसा है फंक्शन। व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग का भी अब टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा डेवलप कर लिया है, तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ। ऑप्शन है आगे चल के, अगर कोई भी ऐसे कॉल आए एक्सटॉर्शन के या कोई भी इस टाइप से फिरौती के, तभी आप उसको कॉल करें। उसके बाद से ये कॉल पे कॉल कर रहे हैं, आप थाना में आ जाओ। तो बोला क्या करना, थाने में आओ? नहीं आओ। मैं कहा ठीक है मैं आऊँगा, अभी 2 दिन मुझे टाइम दो, ठीक है ना, क्योंकि उस घर को बनाने के लिए ठेकेदार को मैंने दिया था। अब घर कहाँ पे बना रहे थे? जौहरी फार्म में। कितने गज का घर है? 50 गज। अपना घर बना रहे थे? हाँ। बिजनेस के लिए नहीं? नहीं, अपने लिए बना रहे थे? मेरे नाम से जमीन है। नहीं मतलब अपने लिए बिजनेस? आप अपने पर्पज से बना रहे थे रेसिडेंस? अपने पर्पज से मेरा है, मेरी जमीन है, मेरे नाम से मीटर लगा हुआ है, मेरा घर है। तो भी पैसा मांग रहा है? हाँ। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप बना रहे थे? रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बना रहे थे, रहने के लिए? जी जी। अच्छा। अब वो मुझे कॉल कर रहा है कि आप आ जाओ। अब उसका दूसरा है असिस्टेंट वहाँ पे, मशरूर, ये है शौकत तेली का बेटा, इसका भी कॉल आने लगा। ये सब व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। मैं बोला 2 दिन रुको भाई, ठेकेदार ने कुछ डील किया हो एमसीडी से, क्योंकि एमसीडी को भी पैसा चाहिए। सारे 50 गज के तो प्लॉट यहाँ पे मकान नहीं गिरते हैं, ये जो नहीं देगा उसमें गिरता है, उसमें होल होते हैं। ये खुली हुई यही एविडेंस है कि बगैर लेन देन का काम यहाँ नहीं होता है, क्योंकि किसी का गिर रहा है, किसी का नहीं गिर रहा है। तो क्राइटेरिया क्या है बचने का? पैसा, घूस, रिश्वत, ड्राइव, ये चल रहा है यहाँ पे। पूरा सिस्टम करप्ट है। कहते हैं कि क्लीन करेंगे करप्शन खत्म हो जाएगा, क्या खत्म होगा? उसके बाद से ये जब सुबह में हमें फ़ोन, मैं नहीं कहा कि मैं 2 दिन के बाद मिलूँगा, ये पूरे साजो सामान के साथ, पूरे हथियार के साथ, कटर वगैरह लेकर और चढ़ गए। वहाँ से लेबर का फ़ोन आया। कितना बना लिया था आपने? पूरा बन गई है। पूरा बना लिया था? हाँ। छत का पैसा किसी को नहीं दिया? जो देना होता, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ किसको दिया। यहाँ कुछ नियम है कि इतना तो देना ही है आपको। एमसीडी को वो दिया था, जो नॉर्मल देना पैसा वो दिया था। ठेकेदार ने कहा था कि हमने दे दिया है, लेकिन समहाउ वो पता नहीं दिया कि नहीं दिया था, नहीं दिया था, ऐसा पता चला।
इसलिए तो आ गए, इसलिए गिरा वो। इसीलिए आ गया। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है, बचने का गिरने का सिर्फ ब्राइब है और कुछ क्राइटेरिया नहीं है। 50 गज का भी गिर जाएगा, 500 का गज का भी नहीं। पुलिस कभी फोन नहीं करती थी, लोग करते थे जी, पुलिस करती थी फोन या लोग करते थे? हम लोग किसको पुलिस फोन नहीं करती? पैसे के दूसरे लोग करते थे। ये आप आ जाओ थाना में, ये तो बेकार कर रहे थे, थाना आरिफ बुला कर रहा रहा था। थाना बुला रहा था। हाँ, क्यों? थाने को लेके आते हैं ना तोड़ने के लिए, तो वहीं आके आ जाओ, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, कुछ लेन देन हो जाए ताकि आपका नुकसान नहीं हो। साफ कहते थे। मैं बोला कि 2 दिन के बाद में मिलूंगा, मेरा ठेकेदार जो कुछ दिया लिया है, क्योंकि मुझसे पैसे लिया है वो, तो उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, उसमें गया 2 दिन में आ रहा है। ये रुकने के लिए तैयार नहीं है 2 मिनट भी। वो लेकर सामान वगैरह ऊपर आ गए, लेबर का फ़ोन आया, मैं जब वहाँ पहुँचा तो ये इतना पैनिक करते हैं कि आप घबरा जाएंगे। फिर ले जाके अकेले में डील करते हैं कि अभी भी रुक जाएगा, नहीं तो हम इसको डिमोलिश कर देंगे, हम सील करके जाएंगे। बीएससी के आदमी भी लेके आते हैं। तो अब आपका मकान बन चुका है पूरी तरह से? नहीं नहीं बना है, अभी अधूरा है। अधूरा है। तो पुलिस आप को- चाहते क्या हैं? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मैं ये इसमें चाहता हूँ आप कि ये चाहते काम तो क्या किसी हैं? के बताना साथ क्या नहीं हो। चाहते हैं? ये बता रहे हैं मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काम, ये तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कोई नहीं बना पाएगा। वो पूरा पैसा लगा के अपना एक झोपड़ी बनाता है, 50 गज का वो बना रहा इन्होंने है। तो एक का नाम लिया है जिसने पैसे मांगे इनसे, जो जिन पे इल्जाम लगाया ना। आपका नाम, आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप कौन पैसा मांग रहा है आपसे? अभी तो स्टोरी नहीं खत्म। हाँ, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम पहले बताइए, नाम बताना पड़ेगा खुल के। नाम बताइए। अरे हम डरते नहीं, हम तो पहले भी बता। नाम तो आना ही चाहिए, तभी तो मालूम चलेगा ना, डरिए मत। इसमें आरिफ है ना, वो बेलदार है वहाँ पे। आरिफ ने पैसा सारा डील वही कर रहा था। उसने कहा कि आप ये इस पर डील कर लीजिए, उसके बाद उसको नहीं सील होने के लिए और मीटर नहीं कट के जाए, उसके लिए 1 लाख रुपया हमने दिया दिया। जी, फिर भी नहीं बचा के। नहीं तो वो ये काम बच गया, लेकिन और मांग रहे थे कि आप 2 लाख और दो तब काम करो आप। 50 से घर में 2 लाख रुपया और मांग रहे हैं। यही हो रहा है। 1 लाख रुपए देने के बाद आपने मीटर बचाया और जो पहला लेंटर था उसको और सील को बचाया। सील नहीं हुआ। नहीं हुई, एमसीडी सील करा उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 2 लाख रुपए और दोगे आप तो आप बिल्डिंग को बना फिनिश कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, यही बातें थी। तो आपने देने से इनकार कर दिया नहीं, क्या? हम नहीं दिया। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की घटना बताइए। कोर्ट में हमने वो डाला हुआ है। अच्छा, हमें तो नोटिस सर्व भी नहीं हुई है, तो तोड़ा क्यों गया? हाँ, तोड़ दिया क्या? डिमोलिशन किया क्या? होल किया। आप 1 मिनट होल सुन किया? लीजिए पूरी बात। ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। आप अब अपनी ये बात रखिए। पटिशन जो है ना, वो तो आप, ये पटिशन फर्जी है और मुझसे कहा जा रहा है कि हम इसलिए प्री एक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये पटिशन है आपके खिलाफ। आप कैसे कह रहे हैं कि फर्जी है? क्या कोर्ट ने आपको कोर्ट कहा में कि हमने फर्जी चेक किया है? ना, मुझे पता है ना। तो कोर्ट कोर्ट ने में आपको कैसे? दिया नोटिस? नहीं, हाँ, इस फर्जी नहीं है। है। मैं जानता हूँ फर्जी क्यों है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग ही नहीं हुई कोर्ट में। आपके एडवोकेट ने उस पिटीशन के अरे अगेंस्ट वो कुछ फाइल एडवोकेट किया को क्या? छोड़िए ना, मुझे इतना नॉलेज है, मैं चेक कर सकता हूँ। नहीं, आपने चेक वेबसाइट किया पे- था क्या? हाँ? आपने चेक किया था क्या? मैंने चेक किया। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हमारे पास प्रमाण है कि इसका ये लिस्टिंग नहीं हो रही है, आपको दे देता हूँ। अच्छा, पिटीशन दे रहा हूँ, आप निकाल के दे दीजिए मुझे। ठीक है। कहीं भी एग्जिस्ट करता हो ये। ठीक है। मैं ऐसे थोड़े बात कर रहा हूँ हवा में, हवा बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक्शन किनके खिलाफ होना चाहिए आपके हिसाब से? आप हम बोले- तो आप वाले एमसीडी के खिलाफ भी बोलेंगे, आरिफ के खिलाफ भी बोलेंगे, और जितने इस माफिया है ना, इनके गुरु, इनके चेले चपाटे जो है ना, सबके खिलाफ बोलेंगे। जो ये डाला जा रहा है जसबीर कुमार के नाम से फर्जी आधार आधार सब लिखिए उनका, जी, जी। सबमिट किया जा रहा है उसमें। नई बस्ती का उसमें एड्रेस था, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। और वसूली इनसे कर सिर्फ वसूली के लिए हो रहा है। तो ये एक आदमी नहीं है, ये तो पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है। हम तो सबके खिलाफ बोलना चाहते हैं, एक आदमी नहीं है इसमें। अगर सिर्फ आरिफ इस काम को करेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा। इसमें तो वकील भी है। हाँ, बहुत लोग होते हैं, हाँ। बहुत बड़ी लॉबी होती है, तभी वही ये बहुत काम बड़ी लॉबी। बिल्कुल फलता फूलता है। हम्म। एक आदमी से ये काम चलेगा नहीं। जी। इधर आना पड़ेगा इधर। आप उधर होइए, इधर ये आएंगे। नहीं, उधर माइक नहीं जाएंगे ना, आईडी नहीं जाएगी ना। आईडी यहाँ रखिए, आवाज़ नहीं आएगी। जो इशारा के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने मुझे कंप्रोमाइज़ करके पैसा लिया मुझसे, और एमसीडी ने भी
मकान में रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा लिया। उस टाइम SR मीना था, DK मीना था असिस्टेंट इंजीनियर, और SR मीना जूनियर इंजीनियर। तब जाके मेरे मकान को उन्होंने खुद ही कहा कि अभी बना के बताइए और कुछ नहीं होगा। ये और जो फर्जी पेपर है वो निशारा के हैं। निशारा के बेस बहुत सारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो आज तक हमारे सामने नहीं आए। कुछ लोग सामने आए थे, जिनमें से एक नाम है फरत, पूरा नाम मुझे पता नहीं, फरत नाम है उसका। उन्होंने हमसे पैसे लेन देन करा, केस विड्रॉल कराया मैंने। ये कब की बात है सर? ये 2023 की बात है। कहाँ घर है आपको? मोगला विहार C 20/6। ये भी क्या क्या पोजीशन है बहुत घर सारे का? और भी मसले हैं आपके पास। तो अभी आपका घर बना नहीं बना ये बताइए। पैसे दे के बनवाया मैंने, पैसे दिए उन्होंने मुझसे, पुलिस ने पैसा लिया है प्रगति मैदान में जॉब में थे, रिटायर्ड। और MCD ने भी लिया है मुझसे, तब जाके काम करने दिया मुझे। तो अभी आप उसी घर में उसी बिल्डिंग में रह हाँ, रहे हैं? मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाया था, बेटियों को गिफ्ट दिया था शादी। अब रह रहे हैं उसी बिल्डिंग जी में? जी, अब मैं रह रहा हूँ उसमें। अब तो कोई समस्या नहीं वहाँ पर? समस्या ये है कि DC जो होता है MCD का, उसने मेरे मकान के अगेंस्ट में FIR कर रखी है जामनगर थाने में, और मेरा मतलब कोर्ट में केस चल रहा है अभी। 14 फरवरी डेट है उसका। में क्या है क्या? कि भी आपने मतलब ये बिना पूछे MCD के और कोर्ट के ऑर्डर के अपने बेजोड़ के लिए ये जो पंचायत करे थे होल, कि ये आपने बिना किससे पूछा आपने? और आपको कहा किसने था कि भाई आप बनाइए, कोई टेंशन नहीं, अब कोई परेशानी नहीं? लिखित भी दिया किसी ने? लिखित तो आपने लिखित रूप में लिया था उनसे? नहीं, लिखित तो नहीं लिया था। सारा मुझे जवानी बर्बली हुआ सारा काम। उनके बीच में दलाल होते हैं, पैसे ले जाते हैं, दोबारा फिर नहीं आते बिल्डिंग में। पैसे नहीं आता तो रोज आके खड़े हो जाते हैं वो। उनके जो उनके दलाल होते हैं बीच में, जो मीडिएटर होते हैं जो। तो अभी मेरा मामला कोर्ट में है, चल रहा है। 14 फरवरी डेट है मेरी 2025 को। और मैं बहुत परेशान, मैं शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट भी हूँ। जी शेरा साहब, समझिए ये जो खेल है ना, ये जो मामला ताज़ा सामने आया है, मोहम्मद शावेज, ये काले खां साहब हैं, जावेद अकबर साहब हैं, ऐसे और भी लोग हैं जितने यहाँ ये स्टे माफिया हैं, सब पीड़ित हैं। आप ये समझिए जो ये बेलदार है राशिद चौधरी, जैसे आरिफ नाम लिया है इन्होंने, एक आरिफ है, ये MCD का जो यहाँ जई आता है, MCD के जो अधिकारी होते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। ये सिंडिकेट है और इनके द्वारा पैसा वसूली होती है। वो पैसा जो है फिर वो बढ़ता है। अगर आप चाहे अपना घर बनाए, जैसे ये अपना घर बना रहे थे, ये बिल्डर नहीं है, बिल्डर पे तो एक इल्ज़ाम लगता रहता है। ये भी अपना घर बना रहे थे, ये भी अपना घर बना रहे थे, इनका भी अपनी दुकान है। और इनकी तो सील इस बात पे की गई कि इन्होंने उसकी कंप्लेंट की कि ये वसूली करता है, इस बात पे की गई, यानी गुंडागर्दी। और इनको ज़बरदस्ती जेल भेजा गया बिना किसी केस के। इस बात की भी इंक्वायरी हम कोर्ट में, CBI में तो चली रही है, कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह, और कोर्ट में भी रखेंगे इस बात को कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, इन जो ये स्टे माफिया हैं, जो जबरन वसूली गैंग है, ये जैसे ये राशिद चौधरी जैसे लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं जनता से, प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। या जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल भेज देना चाहिए। ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन आप इसके पीछे मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा आपको। 10 साल पहले इस राशिद चौधरी बेलदार को जो MCD में भर्ती कराया था, वो किसने कराया था? वो भर्ती कराया था जो कांग्रेस के पार्षद हैं जाकिर नगर में। उन्होंने 10 साल पहले इसको MCD में बतौर बेलदार भर्ती कराया था कि आप जो हैं इलाके के अपना जो भी डेमोलिशन का काम होता है वो ये सब देखते हैं। लेकिन इनका काम कुछ और है। ये जो मैंने बताया, नोटिस बाईपास करते हैं, चाहे कोई अपना घर बना रहा हो। अब तो ये यहाँ तक आफत आ गई, पहले तो ये बिल्डरों के साथ था। बिल्डरों के खिलाफ भी हमने बीच में लगातार बोला है कि जो गलत तरीके से करते हैं किसी फैमिली के साथ में, जिससे फ्लैट जो खरीदता है। आप ये देखिए जो बेलदार हैं, ये किस तरह से वसूली कर रहा है, और जबरन वसूली कर रहा है, और गुंडागर्दी भी कर रहा है। इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको जेल भिजवा दिया उसने SHO से मिलके। तो SHO साहब से भी ये सवाल जो है, CBI में जांच जारी है, कोर्ट भी हम जाएंगे कि SHO साहब भी जो है ना, क्या इस सिंडिकेट के साथ हैं? SHO जामिया नगर, SHO जामिया नगर। और आप एक बात ये देखिए, इतनी सारी कंप्लेंट उसकी हुई है, ये जांच का विषय है, जांच तो चल ही रहा है। ये राशिद चौधरी का फोटो है, इसके पास कम से कम 10 बाइक स्कूटर हैं,
जिससे ये अलग अलग बना बाइकों से नंबर से पता ना चल जाए, ट्रेस ना करे, उससे घूमता है। 10 या 12 इसके पास हेलमेट है और इसके पास कम से कम 20 मोबाइल नंबर हैं। हर टाइम आपको मुंह ढक के कवर रुमाल से मिलेगा। ये जैसे डकैत आते हैं ना, डकैती डालने से पहले मुखबर को भेजते हैं इलाके में कि वो जाके पहले उसको रैकी कर ले। ये इस तरह का काम हो रहा है इलाके के अंदर। तो आप मुझे बताएं, बतौर एक बेलदार, उसके पास ये शाहीन बाग में एक ये रॉयल होटल चल रहा है इन साहब का, अल्लामा शिबली रोड पर, शाहीन बाग में अल्लामा शिबली रोड में। एक ये क्राउन होटल चल रहा है। जनता के गाड़ी कमाई से खून चूस के काम करने का और ये अवैध वसूली करके ये इनके इतने बड़े बड़े होटल चल रहे हैं। ये जांच का विषय है या नहीं है? बिल्कुल है। एक बेलदार की कमाई कितनी होगी महीने की? 25-30 हज़ार रुपए, 25-30 हज़ार रुपए यही हाँ? आता है एवरेज। 50 हज़ार रुपए, यही मैक्सिमम 50 हज़ार रुपए। ये इनके चचा हैं, ये भी एमसीडी से ही जुड़े हुए पहले बेलदार थे। ये तो इनके गांव भी गए, गांव में भी जाके चेक कर गए। ये इनका गांव है, गांव में बीगापुर इनका गांव पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर। ये सारे ये वहाँ से लेके आए हैं डिटेल्स। एक ये होटल है, ये 3 होटल तो यहीं चल रहे हैं। ये कौन सा होटल है? टाउन एक टाउन है, एक क्राउन है और एक और रॉयल है। ये जाकिर नगर में कितना कहाँ है? इनका हाई टेंशन के नीचे गड्ढा कॉलोनी में। नहीं, वहाँ कितने घर हैं? वहाँ इनके 3 घर तो मेरी नज़र में है। 3 घर तो वहाँ नज़र में है। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि एक बेलदार जो है, कोई या तो उसका बड़ी कंपनी चल रही हो ऑफिशियली, कोई मल्टीनेशनल कंपनी चल रही हो, कोई और कारोबार चल रहा हो तो समझ में आता है। ये इतनी ये एक ही है क्राउन, अल्लामा शिबली रोड पे ये लोकेटेड है। ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये कोठरी है इनकी वहाँ पे गाँव के अंदर, बीगापुर के अंदर। ओडी और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है सब लग्जरी। अजान हो जाएगा सब। और आप तो एकदम शुरू हो गए। तो ये जो बेलदार है राशिद चौधरी, आप ये समझिए किस तरह से अवैध वसूली हो रही है इलाके में आवाम से। और उसके बाद अगर इनको देखो आप तो लग्जरी इनके पास 8 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, थार है, BMW है, ऑडी है और तमाम गाड़ियां हैं। कई होटल चल रहे हैं इलाके के अंदर, जो ये सबूत है अपने आप में, कोई भी जाके क्रॉस चेक कर ले। तो ये एक जांच का विषय है। इसको लेकर, होटल को लेकर काफी समस्या भी रहती है। बेलदार जो आवाम से उसकी गाड़ी कमाई से जबरन वसूली करके खून चूस रहा है एक तरह से, बिल्कुल आवाम का, जनता का, कि कोई अपना घर भी नहीं बना सकता। और अगर अनऑथराइज की बात होती है तो दिल्ली के अंदर 1800 कॉलोनी है। ये ओखला नहीं है सिर्फ। अगर यहाँ अनऑथराइज है तो पूरे दिल्ली के अंदर अनऑथराइज। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अभी PM उदय वाला एक कॉन्सेप्ट जो निकाला है लगातार। अब वो इलाके में जाके उसके वो भी लग रहे हैं, सैटरडे संडे में कैंप भी लग रहे हैं। जिसका अपना घर हो 50 गज का, 60 गज का, उसमें वो डिटेल्स हैं, वो अप्लाई करे और उसको रेगुलाइज कराए। ये भी चालू हो गया। तो अब अनऑथराइज वाला मसला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने इनको मैदान में उतारा है ये जबरन वसूली करने के लिए, ये समझिए आप। इनको बतौर बेलदार 10 साल पहले जो कांग्रेसी पार्षद हैं, जिनका नाम है शुएब दानिश, अभी वो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने भर्ती कराया था इसको। और उसके बाद जो इलाके में 10 साल से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, MCD में सरकार भी केजरीवाल साहब की है, BSES में भी केजरीवाल साहब की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये 10 साल में जो वसूली का जो नया यहाँ पे जो खेल शुरू हुआ है और अब इस लेवल पे आ चुका कि अब आदमी इतना इससे परेशान है, इतना जूझ रहा है कि कोई आदमी, जैसे उन्होंने कहा ना, एक ईंट मतलब अपना घर बना रहा है, रिपेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है, पुराना हो गया तो उसको रिनोवेट कर रहा है, वो नहीं कर सकता। उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं जैसे उसने कहीं बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। अब आप बताएं, इनको इस बात के लिए जेल भेज दिया गया कि इन्होंने आवाज़ उठाई है। हो सकता है मुझे भी भेज दें कल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ये सच की और हक की लड़ाई है
और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी है ये, जितने ये स्टे माफिया, इनके चेले, ये सबके साथ में मिला हुआ है ये राशिद चौधरी। जैसे यहाँ पे एक वो आफ्ताब खान भूरा है, एक वो फर्जी पत्रकार है असलम बर्नी, एक ये आपका वो था सीलमपुर का राजा, और कई लोग थे, एक वो माचो था। तो तमाम निशा आरा है, ये तमाम जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट के साथ ये जुड़े हुए हैं और इस सिंडिकेट को चलाने में इनका रोल है। वसूली करके ऊपर जो है ना एमसीडी को देते हैं। यानी मैं तो इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव सर पर है, ये केजरीवाल साहब ने इनको मैदान में उतारा है। जैसे विधायक जी को जेल जमानत मिल गई कि जाओ आप पहले मीटर के नाम पे आप वसूली करके, तो मीटर नहीं लगवा सकता आदमी, 1 लाख रुपए देते हैं तो फौरन मीटर लग जाता है। तो बिल्डरों के तो लग रहे हैं साहब मीटर। भाई साहब पैसे, वही तो कह रहा हूँ, जो पैसे दे रहे हैं उनके लग रहे हैं। लेकिन क्यों लग रहे हैं बिल्डर के, जब मीटर लगी नहीं रही इलाके में, तो मीटर बिल्डरों के क्यों लग रहे हैं? सवाल तो आप विधायक जी से पूछिए ना जाके, उनके अंडर में आता है BSES। केजरीवाल साहब की सरकार है एमसीडी में, दिल्ली में भी सरकार उनकी है। अभी उनका एक विधायक जो है ना, वो बाहर कहीं से किसी गैंगस्टर और उसके साथ में जबरन वसूली को लेके वो भी वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये आए थे ईमानदारी का ढोंग लेकर, और ये तो सबसे बड़े वसूली गैंग साबित हो रहा है। आप देखिए, इनका विधायक भ्रष्टाचारी, इनका जो है एमसीडी का बेलदार वो भ्रष्टाचारी, इनका जो अधिकारी वो भ्रष्टाचारी, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे इन्होंने बताया, इनको जेल भेज दिया बिना किसी कसूर के। इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया ना, वहां पे उस दिन एमसीडी छुट्टी थी, और उसके बाद इनको बुला के जेल भेज दिया गया इस बात के लिए कि इन्होंने आवाज उठाई इसके खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ। तो आप ये समझिए किस तरह से जनता के ऊपर, और यहाँ का कोई भी नुमाइंदा, वो चुनावा नेता हो, हारा हुआ नेता हो, हारे हुए पार्षद हो, जीता हुआ विधायक हो अमानतुल्लाह खान, एक्स MLA आसिफ खान हो, कोई नाम उठा के आप देख लो, इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। पीछे हमने मार्च भी निकाला, इसको कोई नहीं बोला। और आज भी मुझे यही सामने आ रही है बात कि इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे। अब उनकी आप सुन लीजिए, ये मानव समाज सुधार संस्था के नाम से एक NGO है, जिसके नाम से पिटीशन लगी थी। ये पिटीशन तो जेन्युइन लगी थी कोर्ट में। ये इधर RWA से इधर 3 नंबर जो है, यहाँ पे लगभग 11 बिल्डिंगें, 500 फ्लैट जो हैं वो टूटे थे, और इसके नाम से पिटीशन लगी थी कोर्ट के अंदर। और जिसके नाम से लगी थी उसका नाम है सलीकुर रहमान, RK बोलते हैं। वो पूरी टीम जो है, जो ये स्टे माफियाओं की टीम है, वो एक्स MLA आसिफ के खान इसके आवास पे बैठती है, जो आसिफ है ये। तो ऐसा तो नहीं लग रहा, और उनसे वसूली की डिमांड भी की गई है, लेकिन उसका अभी सबूत नहीं मिला है। उसकी कंप्लेंट वहाँ के रेजिडेंट ने बाकायदा, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड में है, शाहीनबाग थाने में दे दी है। ये कॉपी भी वहाँ चली गई। अब आप देखिए, इस कॉपी के अंदर वो अपने आप को एग्जीक्यूटिव मेंबर बता रहा था जिसने पिटीशन लगाई। अब ये सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी में पूरी डिटेल NGO की आ गई, इसमें कहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। जो सलीकुर रहमान है, इसमें कहीं नाम ही नहीं है उसका, ना मेंबर में है, ना किसी और जो पद होते हैं NGO के, कहीं भी नहीं है। तो साफ साफ ये समझिए आप, ये पूरा का पूरा एक रैकेट है, जो फ्रॉड, जो ये नेक्सस है। और इस नेक्सस को यहाँ के चुने हुए नेता, हारे हुए नेता, हारे हुए पार्षद, जीते हुए पार्षद, वो चला रहे हैं इस नेक्सस को। एक सवाल है, मैं रोकना चाहूँगा कि स्टे माफिया देख रहा हूँ मैं इधर के कुछ सालों में काफ़ी वो पनप रहे हैं, तो इसको लेकर क्या किया जा सकता है ये बताइए। क्योंकि स्टे लेना तो किसी का भी राइट है, वो कोर्ट जाके स्टे ले सकता है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आप समझिए, स्टे लेने का आपका लॉजिक आप समझिए। जो PIL होती है, कोर्ट में आप लगाते हैं जाके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, यानी जनता के हक में कोई काम, तो आप करिए। लेकिन आप जो है ना पड़ोस में रहते हैं, ना आसपास रहते हैं। आप रहते हैं सीलमपुर, आप रहते हैं जाफराबाद, आप रहते हैं नोएडा में, जैसे वो सलीकुर रहमान पता नहीं कहाँ रहता है, या और कोई नाम आप उठा के देखो, और वह यहाँ आकर जो है ना आपके मकान पे, बनते हुए मकान पे अगर स्टे लेता है, तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि वो आपसे वसूली करने के लिए आया है। उसकी कोई नियत ऐसी नहीं कि इलाके के कहीं भलाई के लिए उसने ये काम किया है। और एस राजा नाम के आए थे यहाँ पर RW ऑफिस में, उन्होंने माफी मांगी थी कि मुझसे ये गलती हुई है। भाई उन पे तो कानूनी कार्रवाई हो गई ना, माफी तो
बहुत छोटी चीज है। उन्होंने जितना बड़ा नुकसान यहाँ आवाम को पहुंचाया है उन पे तो कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कार्रवाई करने पे मजबूर हो गए, मकोका लग गया उसके ऊपर। 60 मुकदमे हैं उस आदमी के ऊपर जो यहाँ वो काम कर रहा था सीलमपुर से आके। तो इसी तरह से इन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई से ये इसलिए बच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है। ये जितने बेलदार हैं, अब ये बताओ बेलदार का काम ये है कि वो जाके वसूली करे, नोटिस बाईपास करे। 8 गाड़ी है इसके पास, लग्जरी गाड़ी। एक बेहतरीन बिजनेसमैन जो होगा ना, जिसकी बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी चल रही होगी, करोड़ों का टर्नओवर होगा, उसके पास साहब मुझे नहीं लगता। जमींदार हो घर से, हो सकता है जमींदार हो घर से, खेतीबाड़ी हो। मैंने कहा ये जांच का विषय है। जी जी, मैंने कहा ना ये बात आपसे, जैसे आपने बताया यहाँ इसके अब 3 मेरी बात होटल चल सुनिए, रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए। अगर वो जो आपने जमींदारी की बात करी है, तो क्या वो ये काम करता जो जमींदार होगा? लोगों के घरों से जाके वसूली एक करेगा? सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। नहीं, आपका सवाल जो है वो मतलब मैं सरकारी नौकरी कर रहा है वो, सरकारी नौकरी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है। वो सरकारी नहीं है, बेलदार कॉन्ट्रैक्ट आप पे होता है। जानकारी लेकर आए ना सारी, जी मैंने बताया आप ना, बता दीजिए। ये जांच का विषय है। 3-3, 4-4 होटल चल रहे हैं, एक फार्म हाउस है, पार्किंग चल रही है, 8-10 गाड़ियां हैं लग्जरी, जो करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है, 50 लाख की गाड़ी होती है। ये जांच का विषय है। इनके साथ में क्यों दुकान इनकी सील कराई उसने, बेलदार ने? बताया इन्होंने क्या जुर्म किया, इनको जेल भिजवा दिया उसी राशि चौधरी ने। सिर्फ इसलिए भिजवा दिया कि इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, और कोई वजह नहीं। लोग इसीलिए ये मैं देश की जितनी एजेंसी है, मैं तमाम, और सबसे पहले जो मैंने आपके सामने ये बात रखी है, इसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका भी सपोर्ट है। बोलते ही नहीं है इनके खिलाफ। मीटर जैसे आज वसूली हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं, वो स्टे माफियाओं के खिलाफ नहीं बोले हैं। यहाँ का हारा हुआ जो MLA आसिफ खान, वो नहीं बोला है। पार्षद है ये शुएब दानिश, वो नहीं बोले, बल्कि उनकी तो एक कंप्लेंट वायरल हुई है लोगों की बिल्डिंग की कंप्लेंट करने की, वो पूरी की पूरी उनके लेटर हेड पे वो वायरल हुई है। तो आप ये समझिए, जिस नेता को आपने चुना है, जब वही इस काम में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आ रहा है, तो फिर आपके इलाके के तो हालात खराब होने ही है। जी क्या सवाल है बताइए। अब आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? इससे पहले जब आपका ओखला पे जब स्टे माफिया छाए हुए थे, आप लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इस बार आप दोबारा से एक्टिवेट हो गए, क्या करना चाहेंगे आप? हम तो ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये जितने स्टे माफिया, जितने जबरन वसूली गएंगे, चाहे ये बेलदार हैं, चाहे ये क्रिमिनल हैं, कोई भी हैं, जब तक ये ओखला को छोड़ ना दे और या जेल ना चले जाएं। ओखला में तो लाखों स्टे माफिया है, किसके ऊपर? आप सब वो लोग नजर नहीं आ रहे। क्या आप सारी विक्टिम फैमिली है। नहीं, वो जो आपके साथ आप समझिए, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने मफाद से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे भी कोशिश करी अपने साथ मिलाने की। मैं सबका नाम लेके बताने में बड़ा लंबा टाइम निकल जाएगा। कहीं ना कहीं उनका मफाद था, साफ ये जाहिर हो गया। मैं तो आज भी ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा तो मकसद है कि ये इलाके से ये बुराई खत्म होनी चाहिए। इस इलाके में अगर मोटा मोटी 10 लाख लोग रहते हैं, तो ये 50-100 लोगों की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो रहा है। यहाँ सारे अच्छे लोग रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सब कारोबारी। पंचायत में लोग थे वो भी उनके साथ मिल गए हैं। बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए, मिल गए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप जाके सर्वे कर लीजिए। नहीं तो इसके खिलाफ, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताएं आप। जिस तरह से मैंने बोला है, जिस तरह से मैंने आवाज उठाई है, कोई दूसरा आप मुझे बताइए उठाई है क्या आवाज? अच्छा, आज भी आपके सामने बैठा हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या आप स्टे माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, दोबारा करेंगे। जो हमारा काम है अवेयरनेस करने का, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो कोई और एक्टिविटी हो, और लीगल लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं इनके जनता खिलाफ। को आप कैसे और बहुत जल्द मैं आपके माध्यम से बता दूं, इनके खिलाफ CBI इंक्वायरी बैठेगी इंशाल्लाह। ये थोड़ा समय जरूर लगेगा। ये इतनी सारी कंप्लेंट जो है ना, ऐसा नहीं है। जब इनको 25-25 साल से इस काम को ये कर रहे हैं, 10-10 साल से इस काम को ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय तो हमें भी लगेगा। हमें अभी 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए, तो समय तो लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत देश का कानून जो है वो इतना अंधा है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। हाँ, सिस्टम लचर पचर जरूर हो सकता है, जैसा इनके साथ हुआ। वो मिले हुए थे इसलिए इनको जेल भेज दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा सिस्टम करप्ट है। ये मैं बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ
भारत देश का कानून मजबूत है, बस जरूरत है कि हमें जाके वहाँ नोक करने की जरूरत है। ये इतनी सारी कंप्लेंट हुई है, मैंने भी की है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, हो सकता है वो जनवरी में जो डेट है उसी डेट में इनके ऊपर जांच बैठ जाए इंशाल्लाह। और जांच जब बैठेगी तो ये जितना रैकेट है, चाहे वो बेलदार हो, चाहे वो स्टे माफिया हो, चाहे ये नेता हो यहाँ के चुने हुए हारे हुए। अब आप बताएं 10 साल पहले जो भर्ती कराया था वो कांग्रेसी पार्षद जो है शुएब दानिश, उन्होंने भर्ती कराया, क्यों नहीं बोलते इस आदमी के खिलाफ? अगर वो वाकई अवाम के भला चाहते हैं और इलाके का भला चाहते हैं और यहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं इतने लंबे समय से वो वार्ड 189 की, तो क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? बल्कि वहां से तो कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं कि वो खुद 50-40 दुकानों के मालिक हैं, कई बिल्डिंगों के मालिक हैं, कोई कारोबार नहीं है। तो इतनी सारी ये भी सुनने में आया, ये भी एक जांच का विषय है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि इस इलाके को कहीं ना कहीं जो बदनाम किया है, एक तो उधर वो कांग्रेसी गालीबाज नेता है आसिफ एमएलए, जो पूरे इलाके को इस नाम से वो जाना जाता है कि गाली देता है, लोगों को धमकाता है, पुलिस वालों के साथ मारपिटाई करता है, एमसीडी कर्मचारियों के साथ मारपिटाई करता है, होटल कारोबारी जो है उनको सील कराता है, उनसे वसूली की बात करता है। तो ये नेता है या ये बदमाश है? तो इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदमाशों वाली है। ओखला विधानसभा में इनकी जो इज्जत है, क्या वो धूमिल हो चुकी है जनता के साथ? आप जनता में जाके पूछ लीजिए ये सवाल, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर इनकी इज्जत होती कोई तो ये इनके खिलाफ बोलते खड़े होके। अमानत की क्या प्रतिष्ठा है ओखला विधानसभा के अंदर जो भी विधायक है? 10 सालों के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल उसमें निकम्मा साबित हुए हैं। नेशनल टीवी में आप देख लीजिए, सुर्खियों में बने हुए कि सबसे बड़ा निकम्मा पूरे दिल्ली का अगर कोई विधायक है वो अमानतुल्लाह खान है। पानी आपकी विधानसभा में नहीं आया मीठा, रोज खरीद के पीती है आवाम। शिक्षकों की बहाली की उर्दू बात थी, टीचर 700 की बात हुई, भर्ती वो नहीं भर्ती हुए। हॉस्पिटल आपकी विधानसभा में नहीं बना है, एक भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना है, एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं बनी है, सड़कें आपके इलाके की खुदी पड़ी हैं, आप चारों तरफ जाके देखिए, नाले आपके इलाके में बह रहे हैं, तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, आप जाकर वहाँ देखिए, उन्होंने जो दिल्ली फ्लड इरिगेशन की जमीन है उस पर अपना कब्जा करके ऑफिस तो बना रखा है। अगर उनकी मंशा इलाके के लिए भलाई की होती तो वहाँ एक वो जच्चा बच्चा केंद्र बना सकते थे। 10 दिन के रिमांड पर है अमानतुल्लाह खान। 2 तारीख को उनको 10 दिन का रिमांड मिला है और कोर्ट इस पर फैसला करेगा। जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने जो धन शोधन मामले में उन पर जो ईडी ने दबिश दी थी, इस मामले पर आपकी क्या राय है? जनता को आप ये समझाइए कि अगर हम चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो हम अमानतुल्लाह के खिलाफ किन किन मुद्दों के जरिए आ सकते हैं? मेरी बात सुनिए, चुनाव तो बाद की बात है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचारी की है तो वो बचेंगे नहीं, सीधी सी बात है। कोर्ट में मामला है, जो भी एजेंसी है पीछे लगी हुई है, जांच का विषय वो जांच कर रही है। अगर सबूत निकलते हैं, सामने आते हैं तो जेल जाएंगे वो, उसमें कोई बात ही नहीं है। निचली अदालत, और अगर नहीं की है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन निचली अदालत ने ये कहा है कि अमानतुल्लाह पर जो भी आरोप ईडी के द्वारा लगाए गए हैं उनसे वो इनकार कर दिए हैं, और चूंकि अब पूरा मामला हाई कोर्ट में गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो मैंने फिर वही कहा, अगर वो कोर्ट में मामला है तो कोर्ट जो है इस देश का सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा कोर्ट के आगे कुछ भी नहीं है। आपने ये कहा है कि वो जज को पैसा देते हैं और अपने हिसाब से फैसले करवाते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? जांच का विषय है, ईडी लगी हुई है और कई एजेंसी लगी हुई है, जांच कर रही है ना। जिस दिन सबूत मिल जाएंगे, जिस दिन सारी चीजें मिल जाएंगी, और कहीं ना कहीं जो FIR हुई है भ्रष्टाचार के ऊपर ही हुई है, साबित हुआ है उसमें। ये अमानतुल्लाह खान तो ये कह रहे कि तानाशाही सरकार है और आम आदमी पार्टी भी इनके समर्थन में हामी भर रही है। इनकी सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? भाजपा तो तानाशाही सरकार है उनके हिसाब से। जो ये दिल्ली के अंदर उनकी सरकार, केजरीवाल साहब खुद बैठे हैं, MCD में खुद बैठे हैं, यहाँ लोगों के घरों को तुड़वा के वसूली कर रहे हैं, उनके विधायक, उनके MCD के ये बेलदार, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? तो ये भी एक खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि अमानतुल्लाह खान का टिकट कट रहा है, क्या इस बारे में आपको जानकारी है? नहीं, देखिए, ये तो मुझे नहीं जानकारी है। वो कटे या उन्हें मिले, ये तो जनता डिसाइड करेगी
लेकिन वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। जनता तो यही तय करेगी ना कि किसको जिताना है। हाँ, जनता तय करेगी। क्या अमानतुल्लाह खान से ओखला की जनता वाकई नाराज है? जिस तरीके से स्टे माफियाओं का ओखला विधानसभा के भीतर दबदबा है और पानी की किल्लत लगातार हो रही है, एमसीडी की कार्यशैली पर भी सवाल है। इलाके के लोग, आपके घर में पानी आया मीठा पीने का? नहीं आया, नहीं आया, मीटर नहीं लग रहा है। तो अगर शहजाद भाई को अगर बीजेपी टिकट देती है या निर्दलीय खड़े होते हैं तो वो किन मुद्दों के जरिए विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और कैसे जनता को समझाएंगे? ये सारी बातें तो जो है ये विषय दूसरा था। मैं यहाँ विषय अपना लेके नहीं बैठा था कि पूरे वो होगा, उस पर बाद में करेंगे। विषय दूसरा था। शहजाद साहब, जिस तरह से आपने पहले मुहिम चलाई थी मिष्टी माफिया के खिलाफ, आगे इसी तरह जारी रखेंगे? लास्ट क्वेश्चन आपसे तो मुहिम जारी है, मेरी मुहिम कभी बंद नहीं हुई। आप चूंकि देख रहे हैं लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और जितनी मेरी सलाहियत है, जितनी मेरी ताकत है, और आज इस बात का सबूत ये है, ये इलाके के जिम्मेदार अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि मैं अपनी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। इन्होंने कोई कोशिश ऐसी नहीं करी कि जो इन्होंने, चाहे वो शोएब दानिश हो, चाहे वो XMLA आसिफ हो, मुझे अपने साथ में कि किसी तरह से मैं भी इनके साथ मिल जाऊं। लेकिन मैं इनके खिलाफ खड़ा हूं, बुराई के खिलाफ खड़ा हूं। जो ये काम कर रहे हैं, इस इलाके को इन्होंने जहन्नुम बना दिया है और सबसे ज़्यादा बदनाम करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। मुसलमानों को जो पूरी शक्ल बनाई गई है ना कि मुसलमान, आज ये काम क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं बदनामगी हो रही है ना। कौन कर रहा है? अगर ये लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, ये जीते हुए यहाँ के MLA क्यों नहीं बोलते भाई? ये बताओ ना आप। अगर ये इनके खिलाफ बोले, ये जो वसूली कर रहे हैं तो जग जाहिर हो गया ना, ये वसूली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पूरे एरिया को पता है, सबको पता है ना, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बताएं आप मुझे। या तो ये इसका मतलब सिंडिकेट का हिस्सा है, यही चला रहे हैं इसको, यही जाहिर सी बात हुई ना। या बोले इनके खिलाफ जनता के, ये मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये नुमाइंदे जो हैं जनता की भलाई के लिए इलाके में चुन के इनको लाया जाता है, ये जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए काम उल्टा कर रहे हैं। लोगों की बिल्डिंगों को तोड़वा रहे हैं, लोगों से वसूली करने का काम कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, इस विषय पे ये बड़ा गंभीर विषय है। ये जेल जाके आ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कल मुझे भी भेजा जा सकता है और मैं तैयार हूँ इस बात के लिए, मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़ाई बंद नहीं होगी इंशाल्लाह, जब तक ये जेल ना चले जाए, जब तक ये ओखला ना छोड़ दें, और कार्रवाई इन नेताओं के खिलाफ भी होगी जो इस सिंडिकेट के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग। एक सवाल और है, जैसा कि आपने बोला कि दुकान की सीलिंग करवा रहे हैं जो मौजूद है काउंसिलर हैं यहाँ पे, तो शाहीन बाग में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी दुकानें सील हुई और आप कह रहे हैं कि वो सील करवा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तो आपके बल्कि उस पर भी पड़ा हुआ है मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड। वहाँ की जो पार्षद है अरीबा खान, उन्होंने खुल के कहा है कि हाँ हमने सील कराए हैं होटल। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जो समाज सेवी हैं और जो जनता है, आवाम को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जो लोग रेडी पटरी लगा के पूरा रोड को, नहीं आप एक बात बताएं, आवाम को तकलीफ थी, इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। इंक्रोचमेंट हटा वहाँ से? अभी तक तो फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं हटा ना, नहीं हटा। तो इसका मतलब उनकी मंशा इंक्रोचमेंट हटवाने की थी ही नहीं। इंक्रोचमेंट हटवाए, कौन रोक रहा है आप? किसी आदमी ने ये कहा कि इंक्रोचमेंट नहीं हटना चाहिए। लेकिन आवाम में इस बात को लेकर थोड़ी सी एक अच्छी पोजीशन जा रही है कि कुछ गाड़ियां अब आराम से इजीली निकल पा रही हैं, क्योंकि 40 फुट रोड के खिलाफ भी मैं बोला हूँ, मैंने आवाज उठाई है, ये गलत है। और अगर इनका होटल गलत है तो फिर बंद होना चाहिए आसिफ MLA का भी, वो भी रात को चलता है 1-1 बजे तक होटल, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर इंक्रोचमेंट की बात है तो पहले तो इंक्रोचमेंट वो खत्म करें जो वो खुद करके बैठे हैं, जो कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा करके बैठे हैं, जो MCD की जगह पे कब्जा करके बैठे हैं, वो DDA की जो कोर्ट में केस भी है, जुर्माना भी लग चुका है, और पूरे वार्ड से इंक्रोचमेंट खत्म करें। क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? हम खड़े हैं साथ में, करें, लिखे हैं कि उसे अपने लेटर हेड पे पार्षद अरीबा खान के पूरे वार्ड में ड्राइव चलनी चाहिए इंक्रोचमेंट की। इंक्रोचमेंट सिर्फ उसी 100 मीटर के टुकड़े में थोड़ी है, नहीं, वो तो इंक्रोचमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक, पूरे वार्ड के साथ साथ पूरे ओखला में है। बड़ा विषय है ये, बहुत गंभीर। लेकिन उनकी मंशा, फिर कह रहा हूं मैं, इंक्रोचमेंट हटाने की है ही नहीं। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया, अल्लामा सिबली रोड पे जो रॉयल होटल है, इसकी वजह से भी काफ़ी जाम लगता रहता है, और लोगों ने MCD पार्क में भी किचन सेक्शन बना रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो वहाँ सरकार की जगह, उसके खिलाफ मैंने कई बार आवाज़ उठाई है।
कि वो सरकारी जगह में वहाँ किचन बना के अपना काम कर रहे हैं। हाँ देखा है, अपनी कमाई कर रहे जिसकी हैं। वजह से कहीं चारों ना तरफ कहीं यहाँ के विधायक का पूरा शय है, बिल्कुल वहाँ सह है, पार्षद का पूरा शय जो है। अभी पार्क बनाया है इन लोगों ने, पार्क के वो नाम पार्क पे के नाम पे वहाँ किचन बन गया। बिल्कुल, पार्क किचन तो बना बना है। नहीं है जो जनता की भलाई के लिए इसको काम हो लेकर सकता आवाम था। में काफी रोष है, मैंने देखा है इस बात को लेकर लोगों ने काफी भी लगा रहता है। हाँ, ट्रैफिक की समस्याएं तो लगी रहती हैं। बिल्कुल। और इस तरीके से कैसे लाइसेंस इशू हो जाता है कि जब इतना एक तंग रोड है, जब पार्किंग नहीं है होटल के पास, तो इतने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी होटल्स कैसे नहीं, कोई स्टार्ट लाइसेंस होते नहीं है, वो सब ऐसे ही चल रहे हैं। लाइसेंस वही अनऑथराइज की बात आ गई। लाइसेंस तो किसी होटल के पास नहीं है। वो बाकी वो जीएसटी और वो जो होते हैं नहीं, एफएसएसआई वो जैसे रेस्टोरेंट है वहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं, मैरिज पार्टी भी होती हैं, इस तरीके से काफ़ी ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो खराब होती है। पे प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए, एमसीडी को भी संज्ञान लेना चाहिए, और हमने कंप्लेंट कर रखी है। बहुत जल्द इस पर रिजल्ट आएगा।